नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन नाम की एक मानसिक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम डिप्रेशन के बारे में 5 मेन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो हमें डे टू डे लाइफ में जो हमने अक्सर महसूस की होती है वो उदासी, और डिप्रेशन में महसूस होने वाली उदासी में क्या फर्क है ये डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेप में हम डिप्रेशन के लक्षण या डिप्रेशन के सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप में हम डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन क्यों होता है, इस बात को डिस्कस करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम डिप्रेशन के मरीज को काफी बार रिश्तेदारों या आसपास के लोग कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं कि जो डिप्रेशन के मरीज के लिए सही नहीं होती है, कि वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट को बंद करने की या डिप्रेशन को एक बीमारी मानने से ही इनकार करने की बातें करते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, इस विषय में पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम डिप्रेशन के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। हम सबने कभी न कभी जीवन में उदासी का अनुभव किया ही है। हमें अच्छा नहीं लगना, मूड नहीं रहना। काफी बार हमें जीवन में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के डिवोर्स हो जाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो एग्जाम में फेल हो जाता है। उसके बाद मूड अच्छा नहीं है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं रहता है। ऐसी जो उदासी की फीलिंग है वो सब ने महसूस की होती है जीवन में कभी न कभी, और हम उसी फीलिंग या उसी अनुभव को डिप्रेशन मान देते हैं और हम डिप्रेशन शब्द को बहुत लूजली यूज करते हैं कि आज मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मैं तो डिप्रेशन में हूं। और हम डिप्रेशन शब्द का ऐसे यूज करते हैं जो एक्चुअल में हम बोलने वाले होते हैं कि आज मेरा मन उदास है, कि आज मेरा मूड खराब है, लेकिन हम वो मन उदास है या मूड खराब है उसकी वजह डिप्रेशन शब्द का ही यूज करते हैं। डिप्रेशन में महसूस होने वाली उदासी एक कांस्टेंट है। उनकी जो इंटेंसिटी या उनकी जो तीव्रता है वो आम उदासी से बहुत ज्यादा है। वो एक बहुत ही पेनफुल उदासी है, वो एक दर्दनाक उदासी है। बीच बीच में जो महसूस होने वाले खुशी के पल है जो आम उदासी में महसूस होते हैं, वो डिप्रेशन की उदासी में या डिप्रेशन का मरीज बीच बीच में खुशी के पल भी महसूस नहीं कर पाता। कोई पुरानी हॉबी है, जैसे कि कोई पेंटिंग है, कहीं पे मूवी देखना है, गाना बजाना है, सिंगिंग है, वो नहीं कर पाता। वो चीजें भी उन्हें खुशियां नहीं दे पाती। किसी भी चीज उनको खुशी देने के लिए असमर्थ है। जबकि आम उदासी में उनके बीच बीच में वो हॉबीज में काम करने जाता है, जब खेलने जाता है या फिर कुछ मूवीज देखने जाता है तो वो खुश हो जाता है, तब वो पुरानी पूरी टेंशन भूल जाता है। जब वो डिप्रेशन का मरीज ऐसा नहीं कर पाता है। डिप्रेशन में साथ साथ में सुसाइड के आइडियाज भी आते हैं कि अब जिंदा नहीं रहना है, मर जाना है। जबकि आमतौर पे जो सैडनेस है या उदासी के मरीज है उनमें वो सुसाइडल आइडियाज उतने कॉमन नहीं होते हैं। स्लीप और एपेटाइट, रात को नींद देर से आना, नींद आने में समय लगना, सुबह नींद जल्दी खुल जाना, विचार आते रहना, नींद ही नहीं आना, भूख नहीं लगना, खुराक नहीं चलना, वजन कम हो जाना, ये सब चीजें डिप्रेशन में आमतौर पे देखी जाती हैं, जबकि उदासी के मरीज में इतनी कॉमन नहीं देखी जाती है। उदासी के मरीज अक्सर ऐसा कहते हैं कि मुझे डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी मेरा डे टू डे काम ठीक से कर पा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, मेरी डे टू डे लाइफ, मेरी सोशल लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो काफी लोग तो उतना अपने आप को बोस्ट करते हैं कि अगर आपको मैं ना बताऊं कि मैं इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा हूं,
तो आप मुझे बता ही नहीं पाएंगे कि मैं इन परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कर पा रहा हूं। ये सब आम उदासी वाले लोग कहते हैं। डिप्रेशन के मरीज में डिप्रेशन की बीमारी का उनकी डे टू डे लाइफ के ऊपर असर होता ही होता है। उनके अटेंशन, कंसंट्रेशन, काम करने की क्षमता के ऊपर, लोगों के साथ बात करने की क्षमता के ऊपर, लोगों के साथ मिलने जुलने के ऊपर डिप्रेशन की बीमारी में मरीज के ऊपर असर जरूर होता है। आम उदासी के मरीज की ट्रीटमेंट में दवाइयां नहीं देते हैं। उनमें बस वही एक्सरसाइज, फूड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, काउंसलिंग और समय ही उनकी दवाई है। कुछ समय के बाद वो परिस्थिति की जो स्ट्रेस की वजह से उनके ऊपर जो घाव हुए थे वो धीरे धीरे हील हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। जबकि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, उनकी ट्रीटमेंट में दवाइयों का इस्तेमाल होता है। अब बात यह है ना कि ये जो आम उदासी वाले लोग हैं, जो हम सब हैं, हमने जीवन में कभी ना कभी आम उदासी का अनुभव किया ही है। वो एक्चुअल जब डिप्रेशन के मरीज है ना, उनको हम ऐसी सलाह देने लगते हैं कि डिप्रेशन तो जीवन में होता ही है, हमें भी हो गया था, इन इन परिस्थितियों का हमने सामना किया है और इन इन परिस्थितियों के बावजूद भी उनका हमारे ऊपर इतना असर नहीं हुआ था, हमने दवाई नहीं ली थी, हमने ट्रीटमेंट नहीं ली थी, फिर भी हम अपने विल पावर से, अपने मोटिवेशन से, अपने ये करके हम उससे बाहर आ गए। ये कुछ ऐसी बात हुई कि दो लोग हैं जो रेस में भाग रहे हैं और बीच में कहीं चोट आने की वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। एक व्यक्ति को थोड़ी खरोच आ जाती है, वो वापस खड़ा होकर रेस में वापस भागने लगता है और वो रेस जीत जाता है। जबकि दूसरे व्यक्ति को उसी चोट के दौरान हड्डी टूट जाती है, फिर वो वहां से खड़ा ही नहीं हो पाता है, फिर वो रेस में नहीं चल पाता है और वो हार जाता है। रेस खत्म होने के बाद वो फिर जो जीत गया होता है, जिनको सिर्फ मामूली सी खरोच आई होती है, वो जिनकी हड्डी टूट गई है उनको ऐसे सलाह देने लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है, ये सब सिर्फ मन का वहम है, मैं भी चोट खाया हुआ इंसान हूं, लेकिन चोट पड़ते ही मैं सीधा खड़ा हो गया और मैं देखो मेरा मोटिवेशन की जीवन में चोट तो आती रहती है, मैंने फिर भी रेस लड़ी, रेस जीती और मैं विजेता हूं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, तुम बस वही पैर पकड़कर वहीं बैठे रहे, खड़े ही नहीं हो पाए, तुम्हारा विल पावर ही कमजोर है। भाई ये दोनों केस अलग अलग हैं। आपको सिर्फ मामूली खरोच आई है, आप खड़े हो सकते हैं। इनकी पूरी हड्डी टूट गई है, इनको अस्पताल ले जाना चाहिए, उनको हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वगैरह वगैरह ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उसको 3-4 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे रखेंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर आना, फिर रेस करना, फिर देखते हैं वो हड्डी जिनकी टूटी है वो भी आपको हरा के दिखाएगा। लेकिन जब आप जिनकी अभी हड्डी टूटी हुई है तब आप उनको रेस लगाने के लिए बोल रहे हैं और आपने उनका पेन महसूस ही नहीं किया है, उनकी परिस्थिति क्या है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ आप अपने मामूली खरोच की पेन को नजर में रखते हुए आप जिनकी पूरी हड्डी टूट गई है उनको ऐसी सलाह दे रहे हो कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो ये नाइंसाफी है, ये सही बात नहीं है। आप उनकी परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हो और आप उनको एक गलत एडवाइस दे रहे हो, या फिर एक आप उनको जांचने का या आप उनको परखने का कुछ एक गलत नजरिया इख्तियार कर रहे हो। कुछ ऐसा ही डिप्रेशन के मरीज के साथ हुआ होता है। जो आम उदासी के लोग हैं कि जिन्होंने कभी डिप्रेशन का अनुभव ही नहीं किया है, वो लोग डिप्रेशन के मरीज को एडवाइस देते हैं कि डिप्रेशन में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन को सिर्फ मोटिवेशन से ही ठीक हो जाता है, डिप्रेशन की बीमारी को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जो एक्चुअल में उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया होता है, तो उनसे काफी ये मिसलीडिंग एडवाइस मिलती रहती है। तो ये आम उदासी और डिप्रेशन बहुत ही डिफरेंट चीज है और उनको ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से की जाती है और उनकी जो उदासी की तीव्रता है उनमें भी काफी फर्क है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के चिन्हों के बारे में। डिप्रेशन के सिम्टम्स या डिप्रेशन के लक्षण कौन कौन से हैं। डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण है उदासी या सैडनेस, दर्दनाक पेनफुल उदासी। कुछ करने का मन नहीं होता है, सिर्फ उदासी ही उदासी है। कोई पुराने शौक भी करने का मन नहीं होता है।
कुछ काम पे जाने का, कहीं पर कुछ स्टडी करने का, कुछ करने का मन नहीं होता। पुराने समय में काफी लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे कुछ खेलने में, क्रिकेट खेलने में, टीवी देखने में, मूवीज देखने में, पुराने दोस्तों के साथ बातें करने में अच्छा लगता था। लेकिन इस समय कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने के काम में ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा सिम्टम्स है एम्प्टीनेस, खालीपा। कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ खाली खाली, कुछ काम का ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। थर्ड इज गिल्ट फीलिंग, ग्लानि या अपराध भाव। मैंने कुछ गलत कर दिया है, मुझसे कुछ खराब हो गया है, या मुझसे कुछ भूल हो गई है, उसकी वजह से अभी मैं सजा पा रहा हूं। मैं सजा का हकदार हूं, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मेरी ये गलतियों की मुझे सजा मिली रही है जो मैं उसका हकदार हूं। लैक ऑफ एनर्जी, थकान लगना, कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं होना, एकदम से शरीर से पूरी ताकत जैसे छीन ली गई हो, कुछ ऐसा महसूस होना। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाना। नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार को हम अगर 3 बातों में समझे, खुद के लिए नकारात्मक विचार, वर्थलेसनेस, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा अब कुछ नहीं है। हेल्पलेसनेस, कोई और व्यक्ति भी मुझे अब मदद नहीं कर पाएगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ है ही नहीं, अब दूसरा व्यक्ति चाहकर भी मुझे कोई मदद नहीं कर पाएगा। काफी बार मरीज डॉक्टर या मेडिकल हेल्प लेने से भी ऐसा कहते हैं, डॉक्टर या मेडिकल की दवाइयां लेने से भी कोई फायदा नहीं है, अब मुझे कोई ठीक कर नहीं ही सकेगा। होपलेसनेस, फ्यूचर के प्रति भी नकारात्मक विचार कि भविष्य खराब है, भविष्य अंधकारमय है, आगे कुछ नहीं होगा, सब कुछ खराब ही होने वाला है, ऐसा। और ये होपलेसनेस थोड़ा ज्यादा बढ़े तो ये थोड़ा सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि उनसे फिर सुसाइडल आइडियाज शुरू होने वाले हैं। अब जिंदा रहने का क्या फायदा, आगे भी सब खराबी होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, आगे भी परेशानी, दिक्कतें, मुसीबतें ही है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। हम ऐसा कहते हैं कि डिप्रेशन के मरीज के आंखों के ऊपर जैसे काले चश्मे लग गए हैं कि उन्हें किसी अच्छी चीज दिखती ही नहीं है, कि कभी किसी अच्छी चीज उसे नजर ही नहीं आती है, बस उन्हें बस नकारात्मक और बुरी और खराब चीजें ही नजर आती हैं। किसी भी चीज में उन्हें ऐसा ही लगता है कि सब कुछ बुरा है, सब कुछ खराब होने वाला है, उन्हें ऐसा ही लगता है। नींद नहीं आना, नींद आने में दिक्कत होना, नींद जल्दी खुल जाना, सुबह नींद जल्दी खुल जाए फिर नींद ही नहीं आए, भूख नहीं लगना, खुराक नहीं चलना, वजन कम हो जाना, ये सब चिन्ह डिप्रेशन में देखे जाते हैं। तो ये सब जो हमने चिन्हों की बात की, मूड नहीं रहना, उदास रहना, खालीपा रहना, ग्लानि महसूस होना, अपराध भाव होना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, नकारात्मक विचार होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, अगर ये सारे चिन्ह अगर 14 दिन से ज्यादा हैं तो हम डिप्रेशन की बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि ये मरीज को डिप्रेशन की बीमारी है और हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन क्यों होता है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब पहली बार डिप्रेशन की शुरुआत होती है या डिप्रेशन का फर्स्ट एपिसोड होता है तो कोई स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद शुरू होता है। तो काफी बार लोग ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस वो एक डिप्रेशन का कारण है, लेकिन ये पूरा 100% सच नहीं है। काफी बार किसी भी कारण के बगैर भी डिप्रेशन हो सकता है। काफी बार वो कारण सॉल्व हो जाए, वो स्ट्रेस जो भी हुआ था वो स्ट्रेस का या वो इवेंट कब की खत्म हो जाए और बाकी के लोग वो उनसे जिंदगी में आगे भी बढ़ जाए, लेकिन डिप्रेशन का मरीज बस वहीं रुका रहता है और उनको बस वो बीमारी की शुरुआत हो जाती है। काफी बार डिप्रेशन के पहले एपिसोड में ऐसा स्ट्रेस हुआ था ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन सेकंड या थर्ड एपिसोड में डिप्रेशन के मरीज को ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वो कुछ भी स्ट्रेस नहीं है फिर भी डिप्रेशन की शुरुआत
हो सकती है। हम डिप्रेशन में ऐसा बायो साइको सोशल मॉडल ऐसा कहते हैं कि डिप्रेशन को कारण को हम 3 डोमेन में बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल कारण या जैविक कारण, जिनमें दिमाग में होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर या जैव रसायन के चेंजेस जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। साइकोलॉजिकल कारण या मानसिक कारण कि उनके दौरान जब डिप्रेशन के मरीज की आंखों के ऊपर वो काला चश्मा लगा हुआ होता है कि उन्हें कोई पॉजिटिव या न्यूट्रल बातें दिखाई नहीं देती है, उस चश्मे से एक फिल्टर जैसा आंख के आगे आ जाता है कि उस चश्मे से सिर्फ नेगेटिव बातें ही उनके दिखाई देती है, उनकी नजर में सिर्फ नेगेटिव बातें ही आती हैं। और सोशल कारण की सामाजिक स्ट्रेस या कुछ अपने आसपास होने वाले स्ट्रेसफुल इवेंट्स। अब अगर हम इन्हें देखें तो सोशल इवेंट या सामाजिक स्ट्रेस तो हमारे हाथ में है नहीं। बायोलॉजिकल या जैविक कारण में हम कुछ दवाइयां देकर उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल कारण में हम व्यक्ति की सोचने की पद्धति को बदलने की कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण या जैविक कारण को अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें तो हम ऐसा कहते हैं कि कुछ प्रोटीन या कुछ ऐसे सब्सटेंस है प्रोटीन के, जिनका कुछ मेटाबॉलिज्म करके दिमाग कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। वो दिमाग के अंदर वो मेटाबॉलिज्म होता है, वो दिमाग खुद ही वो मेटाबॉलिज्म करता है ताकि वो दिमाग अपनी जरूरत के हिसाब से वो न्यूरोट्रांसमीटर बना सके। लेकिन डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारी में कुछ ऐसा होता है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की दिमाग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से ये मानसिक बीमारियां डिप्रेशन वगैरह होते हैं। हम दवाई से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो दिमाग की अपनी न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की कैपेसिटी है वो पुनः वापस पहले की तरह हो जाए, ताकि दिमाग अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से वो न्यूरोट्रांसमीटर बना पाए, ताकि उनकी दिमाग की काम करने की कैपेसिटी पहले की तरह ही रहे और उन्हें कोई दिक्कत ना हो और नॉर्मल दिमाग अपना काम कर सके। तो ये थी दवाइयों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की दवाइयां ऐसे काम करती हैं। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल कारण। उनमें हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो विचार हैं उनका हमारे वर्तन और हमारे भावनाएं, हमारी फीलिंग के ऊपर असर होता है। अगर हम विचार नेगेटिव ही रहेंगे तो हमारी भावनाएं और हमारा वर्तन भी नेगेटिव ही रहेगा। अगर हम उस विचार को बदलेंगे तो उनका हमारी भावनाएं और हमारे वर्तन के ऊपर होने वाला असर भी बदलेगा। तो उनमें हम कुछ उस विचार को बदलने की ट्रेनिंग देते हैं कि जिनमें व्यक्ति के जो नेगेटिव विचार है हम उसको थोड़ा बदल पाए और न्यूट्रल या रियलिस्टिक विचार कर पाए, तो उनकी जो शरीर के ऊपर उनके साथ साथ होने वाले उनकी भावनाओं और वर्तन के ऊपर होने वाले असर को भी बदला जा सकता है। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम वो चीजों की बात करेंगे जिनमें दवाइयों के अलावा क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज। जो आम उदासी हैं जिनमें डिप्रेशन की बीमारी नहीं है उनमें तो सिर्फ एक्सरसाइज से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में भी एक्सरसाइज का कुछ रोल्स हैं। एक्सरसाइज से भी कुछ दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस होते हैं जो डिप्रेशन में होने वाली बीमारी में होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस में कुछ मदद करते हैं। तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में हम एक्सरसाइज का पॉजिटिव रोल्स मानते हैं और हम मरीज को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने की सलाह भी देते हैं। हालांकि डिप्रेशन की अवस्था में मरीज को कुछ करने का मन नहीं होता है, उनको फिर एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना, वो डेली एक्सरसाइज करे उतना उसको तैयार करना वो काफी बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम हमेशा ऐसे सलाह देते हैं और जो मरीज एक्सरसाइज करते हैं उनको उनका फायदा जरूर मिलता है। सेकंड इज फूड। फूड का भी थोड़ा दिमाग के ऊपर ऐसा असर होता है कि जिनमें फील गुड इफेक्ट आता है या कुछ ऐसा, तो हम फूड में भी थोड़ा एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी है या डिप्रेशन कम करने की क्षमता है ऐसा मानते हैं। लेकिन फूड का फिर हम बहुत ज्यादा खाने की काफी बार डिप्रेशन में इच्छा भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा खाना हम एडवाइस भी नहीं करते हैं। फूड को हम बैलेंस्ड डाइट या कंट्रोल्ड डाइट और एक्सरसाइज साथ में की जाए तो डिप्रेशन में उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर मिलता है। अब बात करते हैं दवाइयों की। जैसे हमने बात की थी कि डिप्रेशन का कारण दिमाग में होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस हैं।
दिमाग को जरूरी है जो प्रोटीन, उससे दिमाग अपने लिए जरूरी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर कुछ मेटाबॉलिज्म से खुद बना लेते हैं। लेकिन डिप्रेशन की अवस्था में कुछ ऐसा हो गया है कि दिमाग की वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की क्षमता कम हो गई है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पा रहे हैं। इनकी वजह से ये मानसिक बीमारी या डिप्रेशन की तकलीफ हुई है। तो हम बाहर से दवाई देके कुछ ऐसा करते हैं कि दिमाग की वो जो खुद न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की कैपेसिटी थी वो वापस लौट आए, वो दिमाग अपने लिए जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर खुद ही बना पाए और वो अपनी कमी पूरी हो जाए और ये डिप्रेशन या अन्य मानसिक बीमारी से हमें ठीक हो जाए। कुछ यही दवाइयों का काम है। दवाइयों की दिमाग के ऊपर कुछ होने वाली असर को हम सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन की दवाइयां नींद की दवाइयां नहीं है। काफी बार डिप्रेशन की दवाइयां जब शुरू करते हैं तो शुरुआत के 5, 7 या 10 दिन थोड़ी नींद ज्यादा आ सकती है, रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन डिप्रेशन की दवाइयां नींद की दवाइयां नहीं है। वो डिप्रेशन की दवाइयां दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करती हैं। वो सिर्फ मरीज को सुलाने के लिए नहीं दी जाती हैं और उनका अगर डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल किया जाए तो उनका कोई हैबिट फॉर्मेशन या उनका कोई शरीर के ऊपर खराब असर भी नहीं हो। और एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि ये दवाई का कोर्स कितने समय तक लेना होता है। अगर डिप्रेशन का फर्स्ट एपिसोड है तो ये कोर्स 6 से 9 महीने तक लेना होता है। अगर डिप्रेशन का सेकंड, थर्ड, फोर्थ या बार एपिसोड आ जाए तो उसके हिसाब से हमें ये कोर्स लंबा भी लेना पड़ सकता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि मरीज डिप्रेशन की दवाई शुरू करते हैं तो 2-3 महीने में काफी बहुत अच्छा फील करते हैं और काफी ठीक भी हो जाते हैं। फिर वो मरीज वो दवाई का कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं। तो जो मरीज अपना कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं उनमें ये डिप्रेशन बार होने की और उनका कोर्स लंबा खींचने की और उनकी दवाइयां लंबी चलने की या उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि डिप्रेशन के मरीज को दवाइयों का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए और डिप्रेशन की दवाइयों का कोर्स बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि डिप्रेशन के जो मरीज के रिश्तेदार है, दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, वो काफी बार मरीज को ऐसी सलाह देते हैं कि डिप्रेशन की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, डिप्रेशन की दवाइयां बंद कर देनी चाहिए, डिप्रेशन की दवाइयां लंबे अरसे तक नहीं ले तो अच्छा है। और काफी बार वो मरीज ये अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्त, रिश्तेदारों की बात में आ भी जाते हैं और वो दवाइयां बंद भी। एक में हैरानी की बात यह है कि कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, किसी और बीमारी के मरीज को कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि आप अपने हिसाब से मेहनत कीजिए। कोई हार्ट के मरीज को ऐसा नहीं कहता है कि आप अपने हिसाब से कुछ ऐसा कीजिए कि आपके हार्ट को खून ठीक से मिले, आप दवाई बंद कर दीजिए, अपने हिसाब से कुछ वो मोटिवेशन वगैरह करिए कि ताकि आपका हार्ट को खून ठीक से मिले। वो लोग तो हार्ट के मरीज को ऐसे ही रेकमेंड करते हैं कि आप दवाई लीजिए ताकि आपका हार्ट ठीक रहे। लेकिन जब मानसिक बीमारी या डिप्रेशन की बात आती है उन लोगों का नजरिया कुछ और होता है। वो लोग दवाई लेने के लिए मरीज को मना करते हैं और काफी बार इन सब बातों की वजह से मरीज अपना कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं, फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं और काफी बार मरीज को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और मैं ऐसा कहूंगा कि जिसने कभी डिप्रेशन का अनुभव ही नहीं किया है वो मरीज की तकलीफ को महसूस नहीं कर पाएगा। हमने वो डिप्रेशन और आम उदासी के डिफरेंस की जब डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि जब दो लोग भाग रहे हैं और बीच में कहीं चोट लगती है और दोनों गिर जाते हैं, एक व्यक्ति को सिर्फ मामूली खरोच आती है और दूसरे व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है। तो जो जिनको मामूली खरोच आती है वो खड़ा होकर भागने लगता है और वो जीत जाता है, और वो फिर जिनकी हड्डी टूट गई होती है उनको कहता है कि इन सब मामूली प्रॉब्लम से कोई हमें डरना नहीं चाहिए, हमें वापस खड़ा हो जाना चाहिए, हमें जिंदगी में भागते रहना चाहिए। देखो मेरा मोटिवेशन देखो, मुझे भी चोट लगी थी फिर भी मैं खड़ा हो गया था। लेकिन भाई आपको सिर्फ मामूली चोट लगी थी, इनकी हड्डी खराब हो गई है, आपको इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनकी हड्डी की मरम्मत करवानी चाहिए, उनको हड्डी के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनको 3 या 4 हफ्ते का बेड रेस्ट करवाना चाहिए। एक बार उनकी हड्डी जुड़ जाए फिर आना मैदान पे, हम फिर रेस लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन आज इस व्यक्ति की हड्डी टूटी है तो आप उनको रेस लगाने के लिए कह रहे हो जब उसको दवाइयों की जरूरत है, जब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ ऐसा ही होता है डिप्रेशन के मरीज को सलाह देने वाले व्यक्तियों के साथ कि जिन्होंने डिप्रेशन कभी महसूस ही नहीं किया है, जिनको पता ही नहीं है कि जब हड्डी टूट जाए तो क्या होता है, वो बस उसे मामूली खरोच ही समझ रहे हैं। कुछ डिप्रेशन में भी मरीज
आपके रिश्तेदारों को पता ही नहीं है कि इस बीमारी में क्या होता है, उसमें कैसा महसूस होता है। उनको तो बस वो वही मामूली उदासी ही समझ रहे हैं कि जो उन्हें पहले कभी हुई थी और वो बिना दवाई अपने आप ठीक हो गई, फिर कभी नहीं हुई। ये वो वाली उदासी नहीं है, ये अलग वाली उदासी है, ये एक बीमारी है। इनके ट्रीटमेंट डॉक्टर से की जानी चाहिए, इनके लिए दवाइयां ले सकते हैं और दवाइयां लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, काफी बार वो रिश्तेदारों या दोस्तों के द्वारा दिए जाने वाले एडवाइस को मैं वो कहूंगा कि जो हम जब क्रिकेट मैच होता है तो काफी लोग वो ऑडियंस में बैठे होते हैं, काफी लोग टीवी पे मैच देखते हैं। तो जो लोग कभी मैदान में गए ही नहीं है, वो अगर वो क्रिकेट जो खेलने जा रहा है, सचिन तेंदुलकर समझ लीजिए, उनको एडवाइस देने लगे कि ऐसे ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे ऐसे गेंद पे ऐसे ऐसे बल्ला घुमाना चाहिए। तो अब जो लोगों ने कभी मैदान में गए ही नहीं है, जिन्होंने कभी सामने बॉल आती है तो कैसा महसूस होता है ये महसूस ही नहीं किया है, कितनी तेज गेंद का जवाब कैसे दिया जाए वो एक्चुअली उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया है, बस उन्होंने तो सिर्फ टीवी पर मैच देखी है। अगर वो लोग ऐसे व्यक्ति को एडवाइस दे कि जिनको एक्चुअल में मैच खेलना है, कुछ ऐसा डिप्रेशन के रिश्तेदारों और डिप्रेशन के मरीज के दोस्तों रिश्तेदारों की एडवाइस में ऐसा होता है कि जिन्होंने डिप्रेशन को भी महसूस नहीं किया है, जिनको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन में ऐसा ऐसा होता है, डिप्रेशन में मरीज को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, डिप्रेशन की वजह से मरीज की लाइफ में कितनी दिक्कतें हो रही है, उनको पता ही नहीं है। और वो मरीज जब ठीक हो जाते हैं तब वो ऐसी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं, काफी बार वो अधूरा छोड़ देते हैं और काफी दिक्कतें होती हैं। और काफी केस जो काफी नॉर्मल हो चुके थे, वो काफी नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे, ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की गलत एडवाइस की वजह से वो अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अपने रिश्तेदार दोस्त आपको जानबूझ के तंग करने के लिए, जानबूझ के आपकी जिंदगी खराब करने के लिए वो एडवाइस दे रहे हैं। उनका इंटेंशन शायद सही ही हो सकता है, लेकिन उनको ये तजुर्बा नहीं है, ये उनका विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पे उनकी एडवाइस मानना खतरे से खाली नहीं है। उनसे आपकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो सकती है, उसके आप जो ठीक हो चुके हैं उनमें आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपकी मानसिक बीमारी फिर से सर उठा सकती है और आपको फिर से तकलीफ हो सकती है। तो मैं रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा दी जा रही एडवाइस के बारे में बस यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो आप डॉक्टर IJ रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।